Hello students, today in this lecture I will discuss with you photoelectric cell, photoelectric current, dependence of photoelectric current on the intensity of the radiation and the frequency of the radiation. Along with it, we are going to discuss stopping potential. Okay? So first of all, photoelectric cell. देखिए स्टूडेंट्स, बेटा फोटोइलेक्ट्रिक सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए देखिए सर, इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूलेटेड मतलब खाली ग्लास ट्यूब है। इस इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, द इलेक्ट्रोड ए एंड द इलेक्ट्रोड बी। बेटा जो इलेक्ट्रोड ए है वो शीट की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? शीट की फॉर्म में। करेक्ट? समझ आ गई बात? देखिए, लेट अस सपोज से यार, जो इलेक्ट्रोड ए है वो एक शीट की फॉर्म में है और इस शीट की कोटिंग है विद अ मटेरियल हुज वर्क फंक्शन इज वेरी स्मॉल। और स्टूडेंट्स, ये जो शीट होती है कर्व्ड होती है ऐसे। ये जो शीट है ये कर्व्ड है। इलेक्ट्रोड ए की बात हो रही है। बात समझ आ गई? अब इस इलेक्ट्रोड ए के ऊपर स्टूडेंट्स लाइट आएगी, इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी और अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रोड पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग है ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा। इसलिए स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रोड ए को नॉर्मली एमिटर बोला जाता है। एमिटर। बात समझ आई? अब फिर ये इलेक्ट्रोड बी है। ये इलेक्ट्रोड बी वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये इलेक्ट्रोड बी, ये जो कर्व इलेक्ट्रोड ए था, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, जिससे कि स्टूडेंट्स जब रेडिएशन डाले जाएंगे, देखिए द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रोड ए। तो स्टूडेंट्स जब रेडिएशन डाला जाएगा तो ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग है इलेक्ट्रोड ए के ऊपर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, आपके सामने मार्क्ड है। इट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड बी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ए। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रोड बी तक पहुंचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड ए कर्व था और वायर बी मतलब इलेक्ट्रोड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड ए से एमिट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रोड बी तक पहुंचेंगे। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड ए से निकल के बी तक पहुंचता है, सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होता है तो मिली एमिटर जो यहां पर कनेक्टेड है, मिली एमिटर के अंदर रीडिंग होता है एंड द रीडिंग इन द मिली एमिटर इट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट स्टूडेंट्स? कर्व्ड curved electrode A, okay, it is coated with a material whose work function is very low, मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं इसको एमिटर बोलते हैं। ओके, या फिर इसको आप कैथोड भी बोल सकते हैं। और बेटा इलेक्ट्रोड बी
इलेक्ट्रोड बी वायर की फॉर्म में है and is located at the center of curvature of this curved electrode A and is called collector. इसको कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। आप इसको एनोड भी बोल सकते हैं। बात समझ आ गई? आप इसको एनोड भी बोल सकते हैं। सो इस एग्जाम्स में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे या रीजनिंग्स आएंगी तो वहां पर एनोड वर्ड यूज किया जाएगा। समझ आ गई बात? अब बेटा जो रीडिंग है मिली एमीटर के अंदर, the reading in milliammeter is the photoelectric current, is the photoelectric current। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब आप मेरी बात समझिए। अब बेटा देखिए, रेडिएशन डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और वो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लोरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोड बी तक पहुंचा रहा है। सर्किट के अंदर जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहला काम हम करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। गॉट इट सर? तो आप ये फिगर कॉपी करें, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का सर्किट डायग्राम है, ये डाटा है। ओके, कॉपी करें इसको आप। तो पहला काम हो गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। दूसरे नंबर पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, किसी भी रेडिएशन का इंटेंसिटी क्या होता है? किसी भी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है इट इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, और जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, इट इज NH-nu। ये स्टूडेंट्स आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। यहां पर N नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, और बेटा H-nu एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हुआ करता था। तो यहां पर जब हम इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हमने ये मान लिया है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन था दैट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सो इस रेडिएशन पढ़ने से नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। क्लियर? अब देखिए स्वेस बेटा, फोटो एमिशन, फोटो एमिशन, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, कोलिजन फिनोमिना है, कोलिजन फिनोमिना है। तो स्टूडेंट्स अब बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मान लेते हैं लेट अस सपोज से I be the photoelectric current, thus I is equals to Q by T, करंट का डेफिनेशन। और बेटा Q is equals to NE, क्वांटाइजेशन यूज कर रहे हैं, NE डिवाइडेड बाई T। यहां पर N क्या हो गया? Thus N will be the number of emitted photoelectrons, number of emitted photoelectrons। Got it students? अब बेटा number of emitted photoelectrons कितने होंगे? They are exactly equal to the number of photons, the number of photons which are present in the radiation। बात समझ आ गई? अब आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा इवेंट आपके समझ में आ गया। स्विस करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पे। क्यों? क्योंकि स्विस जो फोटो एमिशन होता है वो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन फिनोमिना होता है। मतलब
एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। मान लेते हैं इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर लेट अस सपोज से अगर 1000 फोटोन्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट विल बी 1000। ओके, अगर बेटा इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स 50 हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उनका नंबर भी 50 होगा। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर, और नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ द रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के ऊपर। देखिए आप ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन होता है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी ऑफ द रेडिएशन होता है नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड विद द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट I is equals to Q by T and is simply the number of emitted photo electrons। समझ आ गई बात? तो पहले आप इस प्लान को एक बार कॉपी कर लें। So since from this discussion we can say that the photoelectric current it varies directly with the intensity of the radiation। It varies directly with the intensity of radiation। Intensity बढ़ेगा photoelectric current बढ़ेगा। तो बेटा अब ग्राफिकल वेरिएशन की बात करेंगे। ग्राफिकल वेरिएशन की बात करेंगे ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब फ्रेंड्स यहां से आपके ग्राफ का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, और ग्राफ के सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान से देख ले, समझ ले। फ्रेंड्स बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमने वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। तो फ्रेंड्स ये जो ग्राफ होगा इट विल बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो ग्राफ होगा इट विल बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, इंटेंसिटी अगर जीरो तो नंबर ऑफ फोटोन जीरो, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। बात समझ आ गई? तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कॉपी कर लें आप इसको क्योंकि मुझे इसे वाइप ऑफ करना है। तो पहले नंबर पे तो बात हो गई ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ग्राफिकल वेरिएशन, कॉपी कर लें आप इसको। दूसरे नंबर में बात करेंगे ग्राफिकल वेरिएशन, ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। अब इस बात को समझिए। चलिए ग्राफिकल वेरिएशन एक काम करते हैं, ग्राफिकल वेरिएशन में भी हटा लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पे फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी ग्राफिकल वेरिएशन की बात हटा लेते हैं, सर डिस्कस कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट on the applied potential difference। देखिए सर, इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं, रेडिएशन डाला, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस था, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट कराया। अब जैसे बेटा कंडक्टर हुआ करता था, जैसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, किसी भी वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो वायर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को किसी से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता। तो स्विच जो
फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भी होंगे उनसे एग्जैक्टली उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आता है। देयर इज नो मेजर चेंज इन द एमिटेड और वी कैन से इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट does not depends on the applied potential difference. Applied potential difference. तो स्टूडेंट्स अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स जितना प्रोड्यूस हो गए थे वो एक्सलेरेट कर जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो भी एक्सलेरेट कर जाएंगे, ज्यादा होगा तो भी एक्सलेरेट कर जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ओके। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट हुए हैं अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तब उन्हें एक्सलेरेट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये टाइम फैक्टर खत्म हो जाता है। बात समझ आ गई? अब बेटा बात करेंगे क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन फ्रीक्वेंसी। गॉट इट स्टूडेंट्स? और याद रहे ये जो अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है ये एक जनरल बात की है। यहां पर एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल आगे आएगा तो स्टूडेंट्स हम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एनोड पोटेंशियल के साथ पूरा ग्राफिकल वेरिएशन समझाऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो ये अभी जो डिपेंडेंस की बात हुई थी ये अभी एक जनरल बात है कि एनोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गई बात? अब देखिए क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स देखिए किसी भी रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी है तो स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है h न्यू। बात समझ आ गई? अब बेटा अगर न्यू चेंज होगा तो इंसिडेंट फोटोन का सिर्फ एनर्जी चेंज होगा। और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर हमने किया था thus E was equals to the work function plus the kinetic energy. Got it students? अब बेटा देखिए अगर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज होता है तो स्टूडेंट्स इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में अगर कोई भी चेंज होता है तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। बात समझ आ गई? तो सीधा बोलता कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई? तो फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी होता है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। गॉट इट फ्रेंड्स? आप इसको भी एक बार कॉपी कर लें। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए पहले एक काम करते हैं, ग्राफ कर लेते हैं। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी of emitted photoelectrons
वर्सेस frequency of the incident radiation. Frequency of incident radiation. अब बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहां पर ओरिजिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हमने वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया, ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज से इट इज द पॉइंट से A and this point A, it refers to the value of frequency which is equals to the threshold frequency. Point A refers to the frequency which is equals to the threshold frequency. तो पॉइंट O और पॉइंट A के बीच में जितना भी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, दे आर लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. When the incident radiation, when the frequency of the incident radiation is less than the threshold frequency, तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट हुए नहीं है. फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा. बात समझ आ गई? जीरो होगा. अब बियॉन्ड द पॉइंट ए, पॉइंट ए के आगे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता जाएगा. So since the graph is the straight line, the graph is the straight line. अब अगर इस ग्राफ को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ग्राफ को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, then we will obtain the intercept. We will obtain the intercept on this vertical axis. अब बेटा ये पॉइंट लेट अस सपोज से B, तो ये OB क्या बता रहा है? ये OB बता रहा है कि since OB बता रहा है कि since इतना एनर्जी अभी कम है फॉर द फोटो एमिशन, इतना एनर्जी अभी कम है फॉर द फोटो एमिशन टू टेक प्लेस. ओके सर, इस वाले ग्राफ को आप कॉपी कर लें. गॉट इट? अब बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की. तीसरे नंबर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब बड़े ध्यान से समझना स्टॉपिंग पोटेंशियल. बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉप करना है. देखते हैं किसको स्टॉप करना है. लेट अस सपोज इट इज द इलेक्ट्रोड ए एंड इट इज द इलेक्ट्रोड से बी. और अब की बारी हम क्या करने वाले हैं? अब की बारी, पहले हमने एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा था, अब एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे. एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे. और इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाले हैं. वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाने वाले हैं. गॉट इट? बेटा ये इलेक्ट्रोड ए था, इलेक्ट्रोड ए पर रेडिएशन आया, रेडिएशन डाला गया और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज इट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? अब क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, तो सिंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब एनोड नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है. अब बेटा यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, फ्रीक्वेंसी था ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो एमिशन होगा और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से निकलेगा विद सम वेलोसिटी. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी होगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाएगा या जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में होगा, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास जगह नहीं बची है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंस इस डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा. बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझिए यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन था, v वेलोसिटी से एमिट हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा वेक्टर f. अब ये वेक्टर f इस वेलोसिटी को अपोज करेगा. बात समझ आ गई?
तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। क्लियर? यहां पे आपको समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोड बी को हिट करता है, पहुंचता है इलेक्ट्रोड बी तक, सर्किट कंप्लीट होता है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड बी को जिस वेलोसिटी से हिट करेगा उसका वैल्यू रिड्यूस हो चुका होगा। समझ आ गई बात? अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रोड बी तक मान लेते हैं पहुंच जाता है, हिट कर लेता है इसको, नो डाउट वेलोसिटी कम हुआ था। तो बेटा मिली एमीटर के अंदर तो रीडिंग होगा, मिली एमीटर के अंदर तो रीडिंग होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हल्का सा इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से रिटार्डिंग फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर रिटार्डेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब की बारी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोड बी को हिट करेगा तो किसी भी वेलोसिटी से तो हिट करेगा, लेकिन उस वेलोसिटी का वैल्यू और कम हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रोड ए से तो निकले और इलेक्ट्रोड बी के बिल्कुल ठीक सामने जाके रुक जाए, मतलब उसको हिट ना करे। बात समझ आ गई? क्लियर? अब लेट अस सपोज से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रोड बी के सामने जाके रुक जाता है और इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर के हो जाती है 0। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन इलेक्ट्रोड बी को हिट नहीं कर रहा है। तो बेटा अब क्या हो रहा है? अब सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो मिली एमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो रिड्यूस होकर के 0 हो गई। मिली एमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो रिड्यूस होकर के 0 हो गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? बेटा एनोड का पोटेंशियल, एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल याद रखें। ठीक है, एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड फॉर व्हिच the reading in the milliammeter is just reduced to 0 or the photoelectric current which was flowing in the circuit is reduced to 0. Okay, तो stopping potential क्या हो गया? Definition दे रहा हूं, it is the negative potential of anode with respect to cathode with respect to cathode for which the photoelectric current is reduced to 0। ये बात समझ आ गई? ये डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब स्वेस हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करना है। ठीक है, आप एक बारी कॉपी कर लें, आप एक बारी कॉपी कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज से वी नॉट, याद रखें स्टॉपिंग पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल है, बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential। ओके, नाउ व्हाट यू डू? अब सर स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy, we can say that the kinetic energy of the emitted photoelectron, it will be equals to the potential energy. The change in kinetic energy, it will be equals to the change in potential energy. Okay, final kinetic energy 0 हो गया था, तो we can simply say that the kinetic energy, it will be equals to the potential energy. The kinetic energy of the emitted photoelectron is equals to the potential energy of the emitted photoelectron। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द emitted photoelectron कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ाया गया था, इट विल बी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता, मैंने यहां पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया?
मैंने यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो V नॉट है ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। सो वी कैन से दिस V नॉट वाज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज ए चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक बार रीराइट कर लेते हैं, रीराइट कर रहे हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है, thus E was equals to W plus the kinetic energy maximum, or you can say that this H nu is equals to the work function। चलिए वर्क फंक्शन का वैल्यू डालते हैं, H nu naught plus the kinetic energy maximum, and the kinetic energy maximum अभी हमने कैलकुलेट किया है, the kinetic energy maximum, kinetic energy of the emitted photoelectrons, it will be equals to the charge of the electron multiplied with the stopping potential। stopping potential, potential difference नहीं है, एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है, तो अपने आप में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था। सो वी कैन से दैट दिस H nu is written as H nu naught plus E V naught। तो सिंस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन है, कॉपी कर लें, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ गई, कॉपी करिए इसको। तो आई होप स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया। अब बेटा ग्राफिकल वेरिएशन करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। चलिए एक बार पूरा करते हैं दोबारा से। फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस किसके ऊपर है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर तो है नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ये समझाया था मैंने अभी आपको। अब देखिए दोबारा से देखिए, स्ट्रेस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे होता है? बेटा अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का लेना देना कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से है? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, H nu it was equals to the work function plus the kinetic energy maximum। the kinetic energy maximum अभी obtain किया था, it was charged into the stopping potential। Einstein photoelectric equation in terms of the stopping potential is written as this one। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज होता है, अगर बेटा न्यू में कोई भी चेंज होता है तो वर्क फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अगर न्यू में कोई चेंज होगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी पे आएगा या फिर EV नॉट पे आएगा। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। समझ गए बात को? तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन का लेना देना किससे होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का लेना देना होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन से, एनर्जी ऑफ द फोटोन से। बेटा एनर्जी ऑफ द फोटोन का जो लेना देना है दैट इज विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और काइनेटिक एनर्जी का जो लेना देना है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। बात समझ आ गई? तो अगर बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो H न्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और अगर कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन डिक्रीज होता है तो H न्यू डिक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन डिक्रीज होगा, जिसका इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पे आएगा, वो भी डिक्रीज होगा, इसका इंपैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएगा, ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का लेना देना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल से है।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को? ओके, तो आप इस वाले प्लान को, इस डिस्कशन को एक बार कॉपी कर ले। डन। नाउ अब देखें आप ग्राफिकल वेरिएशन of stopping potential versus frequency of incident radiation. देखिए बेटा, वर्टिकल एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को वर्टिकल एक्सेस से प्लॉट किया है, ऑरिजिन यहां पर पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट ए इट रेफर्स टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल एक्सेस से प्लॉट किया है। तो पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, दे आर लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा रेडिएशन जब इलेक्ट्रोड ए के ऊपर डाला जाएगा तो सर कोई फोटो एमिशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, तो रोकेंगे किसको? किसी को भी नहीं। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, ये ग्राफ से क्या पता लग रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी में इंटरसेप्ट था, वैसे यहां पर भी इंटरसेप्ट होता है। ओके, ये बी पॉइंट इंटरसेप्ट का पॉइंट है, तो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विस इतना एनर्जी अभी कम है फॉर द फोटो एमिशन। बात समझ आ गई? देखिए फ्रीक्वेंसी यहां पर रिड्यूस होकर के जीरो हो गया, फ्रीक्वेंसी यहां पर रिड्यूस होकर के जीरो हो गया, तो स्विस इतना एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा? रेडिएशन के फोटोन का एनर्जी। बात समझ आई? क्लियर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये ग्राफ है, कॉपी कर लें आप इसको। यस सो इट्स डन। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिए। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल। ठीक है सर, एनोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड बी के पोटेंशियल की बात हो रही है। तो ग्राफ कैसे होता है? स्विस हॉरिजॉन्टल, इट इज द पॉइंट से ओ, और बेटा एनोड पोटेंशियल V को यहां पर प्लॉट किया गया है। बात समझ आ गई? एनोड पोटेंशियल की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ओके, और बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर वर्टिकल एक्सेस पर प्लॉट किया गया। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो जब तक एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ आई? ओके, लेकिन जब हम नेगेटिव पोटेंशियल की बात करेंगे, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते गए थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होता गया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए थे एनोड का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस हो गया था। और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होकर के जीरो हो गया था, तो एनोड का जो नेगेटिव पोटेंशियल था रिस्पेक्ट टू कैथोड, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला गया था। तो आगे देखें ये ग्राफ कैसे होता है। ये यहां से ऐसे करके कर्व होता है। बात समझ आ गई? ऐसे करके कर्व होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बोला था, डिपेंडेंस की बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल पे, तो मैंने सिर्फ इतने सेक्शन की बात की थी।
ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तब हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी डिस्कस किया, बताया था जब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्कस करेंगे तब ये पूरा होगा। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, क्लियर हो गई ये बात। यहां पर वर्ड्स में लिख लें, इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 या 3 ग्राफ दिखा रहा हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लें। यस सर, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फॉर्म में दे रहा हूं। सिंस फोटो इलेक्ट्रिक सेल के कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड ए के ऊपर हम 2 रेडिएशंस डालेंगे। पहले हम रेडिएशन 1 डालेंगे, उसके बाद रेडिएशन 2 डालेंगे, ठीक है। रेडिएशन 1 एंड रेडिएशन 2, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रोड ए, वन आफ्टर द अदर। पहले रेडिएशन 1 को डाल करके रिकॉर्डिंग्स लेंगे, उसे खत्म करेंगे, उसके बाद रेडिएशन 2 को डालकर रिकॉर्डिंग्स लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन 1 is equals to the intensity of the radiation 2, but the frequency of the radiation 1 is greater than the frequency of the radiation 2। तो ये सिचुएशन है, फर्स्ट रेडिएशन का इंटेंसिटी सेकंड रेडिएशन की इंटेंसिटी के इक्वल है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन देखेंगे आप विद एनोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, गॉट इट। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद होगा आपको। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमने यहां पर प्लॉट किया वर्टिकल एक्सिस पे, एनोड पोटेंशियल को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। जब हम पॉजिटिव टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटेंसिटी दोनों का सेम है। अगर इंटेंसिटी दोनों रेडिएशंस का सेम है, सॉरी, अगर इंटेंसिटी दोनों रेडिएशन का सेम है तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव पोटेंशियल की जब बात हो रही है सेम होगा। ओके, समझ गए बात को। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पर बोलेंगे इट इज V02। देखिए, फ्रीक्वेंसी सेकेंड रेडिएशन का कम है तो सेकेंड रेडिएशन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो पहले वाले से कम होगी, और यहां पर इट इज V01, गॉट इट सेंस। या फिर एक काम करते हैं, नॉट नहीं लगाते, स्टॉपिंग, चलिए नॉट लगा लेते हैं क्योंकि मैंने V0 से रिप्रेजेंट किया था, V02। ओके, तो ये रेडिएशन 1 के लिए ग्राफ है, गॉट इट, और ये रेडिएशन 2 के लिए ग्राफ है। समझ गए बात को, क्लियर। तो इस वाले डाटा का ये ग्राफ है। अब बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन सेम है, रेडिएशन 1 और 2 की बात हो रही है। चलिए एक काम करते हैं, पहले आप इस वाले क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डन। अब क्या करेंगे, अब क्या, अरे इंटेंसिटी को सेम करते हैं, सॉरी इंटेंसिटी को अलग करते हैं। I1 इज ग्रेटर देन I2, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, ν1 इज इक्वल टू ν2। ओके, फिर से वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस द एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल को
यहां पर हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया। अब बेटा जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस, ओके। इंटेंसिटी ज्यादा किसका है? फर्स्ट रेडिएशन का। तो ये रेडिएशन 1 के लिए और ये रेडिएशन 2 के लिए। अब क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों रेडिएशंस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो दोनों रेडिएशंस के लिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू V0, ओके। तो दोनों रेडिएशंस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। जिस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा है उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है। बात समझ आ गई? तो सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर ले, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कर ले, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, जल्दी से कॉपी कर ले, ओके। आई होप आपने कॉपी कर लिया। नया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बेटा 4 डिफरेंट रेडिएशंस डालेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 डिफरेंट रेडिएशंस डालेंगे, ठीक है। उनके इंटेंसिटीज में रिलेशन, लेट अस सपोज से I1 is equals to I2 which is greater than I3 which is equals to I4। मतलब स्टूडेंट्स फर्स्ट रेडिएशन सेकंड रेडिएशन का इंटेंसिटी सेम है, थर्ड रेडिएशन फोर्थ रेडिएशन का इंटेंसिटी सेम है, लेकिन पहले दो का जो इंटेंसिटी है वो लास्ट वाले दो से ज्यादा है। द फ्रीक्वेंसी ν1 is equals to ν3। फर्स्ट और थर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम है, which is greater than ν2 is equals to ν4। सेकेंड और फोर्थ रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके क्लियर। अब एक ही ग्राफ में हमें चारों रेडिएशंस के ग्राफिकल वेरिएशन की बात करनी है। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। देखिए ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बना लेना, ओके। I1 और I2 की वैल्यू I3 और I4 से ज्यादा है, तो यहां पर ऐसे मार्क करें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया गया। तो ये रेडिएशन 1 और 2 के लिए है, ये रेडिएशन 3 और 4 के लिए है, गॉट इट। अब बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ν1 और ν3 की ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट और थर्ड के लिए ज्यादा होगा। तो यहां पर 2 पॉइंट पहले मार्क कर लें, यहां पर फर्स्ट और थर्ड के लिए मार्क कर लें, ठीक है। और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ν2 और ν4 दोनों इक्वल है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी पहले वाले से कम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होने वाला है। तो यहां पर 2,4 मार्क कर लें। बात समझ आ गई? तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉटेड है V0 एंड इट इज सपोज से V0 डैश मार्क कर लेते हैं, वैल्यू मार्क कर रहे हैं। एनोड पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हैं, V को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। अब ध्यान से सुनिए, 1 को 1 से ज्वाइन करना, 2 को 2 से, 3 को 3 से और 4 को 4 से। ये देखिए 1 और 2, यहां पर ये रहा 1 और ये रहा 2, लाइक दिस। ओके, और फिर यहां से लाइक दिस। ये कर्व होंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्व बना ले इसको, लाइक दिस, ठीक है। 3 को 3 से करें, 4 को 4 से करें, तो फ्रेंड्स ये ग्राफिकल वेरिएशन है।
ठीक है, समझ आ गई बात? एक काम करते हैं, थोड़ा हौच-पौच हो गया है, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइंस रखें, 1 and 2, 3 and 4, 2 पॉइंट्स यहां पर मार्क कर लें, एंड इट इज से 1 and 3, it is say 2 and 4. ओके, 1 को 1 से किया, 3 को 3 से किया, 4 को 4 से किया, 2 को टू को 2 से किया पहले, अब 3 को 3 से करेंगे, और 4 को 4 से करेंगे, लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। एनोड पोटेंशियल V को यहां पर प्लॉट किया है, यहां पर इसको V0 बोल दें और इसको V0 डैश बोल दें। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये लास्ट सेक्शन बचा हुआ है और नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि डुअल नेचर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लें।